आर्य महर्षियों ने हमारे कल्याण के लिए आधिकारिक भेद से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, राजयोग, हठ योग, लय योग आदि अनेक मार्ग प्रवर्तित किए हैं और इन सब मार्गों में हठ योग के आसन आदि साधनों का किसी न किसी रूप में प्रयोग करना ही पड़ता है। अतएव हठ योग सभी प्रकार के योगों का आधार है। ये कहना असंगत नहीं है। हठ योग के 4 अंग हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। आसन ही प्रथम अंग है। इसके अनेक प्रकार हैं। आसनों के अभ्यास से नाड़ी समूह की मृदुता, सहनशीलता की वृद्धि, शरीर की लघुता, मन की एकाग्रता और प्राण तत्व का ऊर्ध्वगमन होता है तथा शरीर के अनेक रोगों की निवृत्ति होती है। विभिन्न आसनों के विभिन्न परिणाम होते हैं। साधक की प्रकृति के अनुकूल जो आसन हो उसे मुख्य और दूसरों को गौड़ जानना चाहिए। मुख्य आसनों का अभ्यास तो सदा के लिए किया जाता है, परंतु गौड़ आसन मलादि दोषों की निवृत्ति के लिए किसी अवधि विशेष तक ही किए जाते हैं। आसनों से जहाँ तक रोग निवृत्ति का संबंध है वहाँ तक बाल, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष सभी इनके अधिकारी हैं। परंतु यदि प्राणायाम आदि के द्वारा राजयोग में प्रवेश करना हो तो वैसी स्थिति में आसन के अधिकारी केवल मुमुक्ष ही हो सकते हैं। प्रथम कोटि के अधिकारी की अपेक्षा मुमुक्ष को आसनों के अभ्यास में अधिक दृढ़ता तथा नियम निष्ठता का पालन करना पड़ता है। योगाभ्यास एकांत और पवित्र स्थान में करना चाहिए जहां मच्छर आदि जंतुओं का उपद्रव तथा कोलाहल न हो। योगाभ्यास के समय प्रबल वायु के झोंके से बचना चाहिए और निश्चल मन से आसन की क्रिया करनी चाहिए। आसनों के अनेक प्रकार हैं, परंतु यहाँ शास्त्रानुसार अत्यंत उपयोगी आसनों का वर्णन किया जाता है। पहला है सिद्धासन। 84 आसनों में सिद्धासन सर्वोत्तम माना जाता है। योनि स्थान गुदा और मूत्रेंद्रिय के मध्य भाग में वाम पाद की एड़ी को रखें और दाहिने पाद को इस प्रकार सावधानी से मूत्रेंद्रिय पर रखें कि मूत्रेंद्रिय और वृखण को बाधा न पहुंचे और दोनों पैरों के अग्रभाग जानु और उर के मध्य में रखें। इसे ही सिद्धासन कहते हैं। इस आसन का अभ्यास करते समय हनुठोड़ी को कंठ के नीचे भाग में लगावें। इसे जालंधर बंद कहते हैं। गुदा के ऊपर आधार चक्र से अपान तत्व का आकर्षण करें। इसे मूल बंद की क्रिया कहते हैं। दृष्टि भ्रू मध्य में रखें, परंतु त्राटक का अभ्यास 1 घंटे से अधिक बढ़ने पर ही इस अभ्यास को करें, अन्यथा दृष्टि निर्बल हो जाएगी। दोनों हाथों को सीधा जानुओं पर रखें, परंतु तर्जनी को मोड़कर अंगुष्ठ मूल में लगावें। शेष 3 अंगुलियों को भी थोड़ा मोड़ दें। इससे प्राण तत्व हाथों से बाहर नहीं जा सकेगा। प्राणायाम आदि अन्य साधनों का अभ्यास न करके भी साधक यदि 12 वर्ष तक नियम पूर्वक आत्मानुसंधान के साथ मौन रहकर सिद्धासन का अभ्यास करे तो वह चित्त वृत्ति निरोध रूप योग सिद्ध प्राप्त कर सकता है। प्रातः सायं दोनों काल में इस आसन का साधन किया जा सकता है और बढ़ाते बढ़ाते 1 वर्ष में 12 घंटे तक लगातार बैठने का अभ्यास हो जाता है। इस आसन पर बैठने पर सुषुम्ना नाड़ी स्वभावतः सीधी रहती है और प्राणापान की क्रिया नियमित हो जाती है और नाड़ी मल का शोधन होता है। प्राण तत्व सहज ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने लगता है, जिससे मन के निरोध में सफलता मिलती है। इस आसन से फुफ्फुस और हृदय को बलवान बनाते हुए स्वयं ही श्वास की क्रिया दीर्घ होने लगती है और आंतर गति भी वृद्धि को प्राप्त होती है। पाचन क्रिया नियमित हो जाती है और काश, श्वास, प्रतिशाय, जुखाम, हृदय रोग, वृद्धि जनित ज्वर, जीर्ण ज्वर, अजीर्ण, अतिसार, प्रवाहिका, पेचिश, दोष, शुक्र निर्बलता, बहुमूत्र, मूत्र कृच्छ आदि रोग नाश होते हैं। गृहस्थ आश्रमी को इस आसन से हानि होती है क्योंकि इसके अभ्यास से मूत्रेंद्रिय की शिरा दबते दबते निर्बल हो जाती है। सन्यासियों और त्यागियों के लिए आसन बहुत ही कल्याणकारक है। दूसरा है गुप्त आसन। जिस साधक का वृखण स्थान दोषपूर्ण हो, जिसे कटिवात या भगंदर रोग हो और इस कारण जो सिद्धासन न कर सके, उसके लिए गुप्तासन बहुत ही उपयोगी होता है। गुण इसके सिद्धासन के समान ही होते हैं। क्रिया इस प्रकार है: लिंग के ऊपर वाम पाद के गुल्फ को रखे और उसके ऊपर दक्षिण गुल्फ को स्थिर रख कर बैठ जाए। पाद के अग्रभाग ठोड़ी, दृष्टि, हाथ आदि अंगों को सिद्धासन के ही अनुसार रखे। इसे ही गुप्तासन कहते हैं। दाहिने पैर को स्वादिष्ठान चक्र पर रखने से
उड्डयन बंद हो जाता है और उड्डयन बंद का साधन सिद्धासन की अपेक्षा गुप्तासन में कहीं अधिक अनुकूल होता है, परंतु आधार चक्र पर बाहर से दबाव न पड़ने के कारण सुषुम्ना के नीचे का भाग जहाँ से कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है शोधन नहीं होता। सिद्धासन के अन्य सभी फल इस आसन द्वारा प्राप्त होते हैं। तीसरा है मुक्तासन। दक्षिण और वाम दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाकर वृखण और गुदा के मध्य में रखें और दृष्टि जालंधर बंद, हाथों की स्थिति आदि सिद्धासन के समान ही रखें। यही मुक्तासन कहलाता है। इस आसन का अभ्यास करते समय प्रारंभ में पैरों की नसें खिंचती हैं और पैर भली भांति जमीन पर नहीं बैठते, परंतु थोड़े दिनों के अभ्यास से यह कठिनाई दूर हो जाती है। मुक्तासन का अभ्यास कर लेने के बाद सिंहासन, भद्रासन और पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास में सरलता होती है। इस आसन से नाड़ियां मुलायम होती हैं। मूल बंध के प्रारंभिक साधन में ये आसन बहुत हितकर होता है। चौथा है भद्रासन। यौन स्थान के दोनों ओर दोनों पैरों की एड़ियों को रखें। दक्षिण भाग में दक्षिण एड़ी और वाम भाग में वाम एड़ी, यही भद्रासन है। मुक्त आसन में पैरों का अग्रभाग आगे रहता है, परंतु इस आसन में वह पीछे की ओर मुड़ा रहता है। इस आसन को गोरक्षासन भी कहते हैं। इस आसन में स्थित होकर दोनों हाथों से पीठ की ओर निकले हुए पैरों के अग्रभाग को पकड़ें और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखें। इस आसन से पैरों की नसें शीघ्र मुलायम हो जाती हैं और मूल बंध सहज ही लग जाता है। इसके अभ्यास से मलावरोध से उत्पन्न व्याधियां तथा वात व्याधि दूर होती है। आम, कफ और मेद वृद्धि के रोगियों को भी इससे बहुत लाभ होता है। पान तत्व को ऊर्ध्वगामी बनाने में भी यह आसन सहायक होता है। पांचवा है सिंहासन। यौन स्थान में दक्षिण तरफ वाम गुल्फ को रखें और उसके ऊपर वाम पार्श्व में दक्षिण गुल्फ को रखें। दोनों हाथों की अंगुलियों को फैलाकर घुटने पर रखें और मुंह खुला रखें। भ्रू मध्य में दृष्टि रखें। इसे सिंहासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से उपयुक्त तीनों बंधों की सहज ही सिद्धि हो जाती है। जालंधर बंध बिगड़ने पर इस आसन का अभ्यास बहुत ही हितकर होता है। नाड़ियों को मुलायम करके कुंडलिनी के जागृत करने में यह आसन सहायता पहुंचाता है। शरीर के ज्ञान तंतु को बलवान करता है। उदरवात का शमन करता है। इससे आंत की निर्बलता दूर होती है, पाचन शक्ति बलवान होती है और मलावरोध जनित रोग दूर होते हैं। छठा है स्वस्तिकासन। दोनों ओर के जानु और जंघा के बीच में दोनों पाद तलों को रखकर स्थिर बैठने को स्वस्तिकासन कहते हैं। इस आसन में बाई पैर नीचे रखें और दाहिना पैर ऊपर। शारीरिक अस्वस्थता में दूसरे आसनों के अनुपयोगी होने पर यही आसन लाभप्रद होता है। निर्बल मनुष्य इस आसन पर अधिक देर तक आसानी से बैठ सकता है। सातवां है पद्मासन। पहले बाई टांग के ऊपर दाहिने पैर को रखें, फिर बाएं पैर को दाहिनी जांघ पर रखें, यही पद्मासन है। परंतु प्राचीन संप्रदाय के अनुसार पहले बायां पैर रखें और उसके ऊपर दाहिना पैर रखें। इन दोनों में से अपनी प्रकृति के अनुसार जैसा ठीक हो वैसा करें। दोनों एड़ियों को नाभि के दोनों पार्श्वों में अच्छी रीति से लगा लें और दोनों जान जमीन से लगे रहें और पृष्ठ भाग से दोनों हाथों को ले जाकर बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ें। जालंधर बंद लगाकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखें। इस आसन के अभ्यास के साथ जीवाग्र को उलटकर जीवा मूल में ले जाएं। इससे खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है और मूल बंध भी स्वभावता ही लग जाता है और आधार चक्र का शांति पूर्वक संकोच विकास करते हुए पान तत्व को ऊपर आकर्षित करने से वह दृढ़ हो जाता है। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इस आसन से सुषुम्ना नाड़ी सीधी रहती है। फुफ्फुसों की उच्छ्वास क्रिया नियमित रीति से होने लगती है। इसी कारण प्राणायाम के अभ्यास में अन्य आसनों की अपेक्षा ये आसन श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अभ्यास से हृदय और फुफ्फुस की निर्बलता, उदर रोग, मलावरोध जनित रोग, रक्त विकार, चर्म रोग, कटिवात, उदरवात, ग्रदुषी, अम्बात, काश, श्वास, जीर्ण ज्वर, यकृत विकृत, प्लीहा विकृत आदि रोग दूर होते हैं। इस आसन के अभ्यास में अधिक चलना हानिकर होता है। आठवां है कुक्कुटासन। पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को घुटनों और जंघाओं के मध्य से नीचे की ओर निकालकर जमीन पर रखें और हाथों के दोनों तलों के आधार पर पद्मासन लगे हुए शरीर को ऊपर उठावें। इस कुक्कुट के समान स्थित को ही कुक्कुटासन कहते हैं। आंत की निर्बलता के कारण दुष्ट अपान वायु जो आंत में उत्पन्न होकर उदर को फुलाता और मलावरोध करके स्वप्न दोष कराता है, उसकी उत्पत्ति इस आसन के अभ्यास से रुक जाती है। छोटी आंत बलवान हो जाती है
बड़ी आंत में भी मल को शीघ्र गति मिलती है। दोनों भुजाओं की नसें और मांस ग्रंथियां दृढ़ होती हैं। सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है और अपान तत्व ऊर्ध्वगमन करने लगता है। 9वां है पश्चिम तानासन। दोनों पैरों को दंड के समान सीधा फैला दें और दोनों एड़ियों को एक साथ मिला लें। फिर दोनों हाथों की तर्जनी के द्वारा पैरों के अंगूठों को पकड़कर ललाट को घुटनों पर रखें। घुटनों को जमीन से उठने न दें। इस आसन के अभ्यास में पहले पैरों को फैलाकर हाथ को लंबा करके शरीर को बार बार पैरों की ओर झुकाना पड़ता है। प्रतिदिन आधा घंटा अभ्यास करने से 8-10 दिनों में आसन लग जाता है। पीछे धीरे धीरे इस आसन की अवधि को बढ़ाना चाहिए। इस आसन से नसें मल रहित होकर मुलायम बनती हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कफ, आम और मेद जल जाता है। नौल क्रिया करने में बहुत सहायता मिलती है। मंदाग्नि, मलावरोध, अजीर्ण, उदर रोग, कृमि विकार, प्रतिशाय, वात विकार आदि रोग इससे दूर होते हैं। इसके अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण तत्व मस्तिष्क में पीछे की ओर से आने लगता है। यही पश्चिम मार्ग गमन कहलाता है और इसी कारण इसे पश्चिम तानासन कहते हैं। सिद्धासन, पद्मासन आदि आसनों में पूर्व पश्चिम दोनों मार्गों पर समान असर पड़ता है। भ्रू मध्य में होकर प्राण तत्व ऊर्ध्व सहस्त्र दल कमल में गति करे उसे पूर्व मार्ग कहते हैं। दोनों मार्गों की अपेक्षा एक ही मार्ग पर सारी शक्ति का प्रयोग होने से सफलता शीघ्र मिलती है। इसी कारण यह आसन योग मार्ग में बहुत ही लाभदायक माना जाता है। मयूरासन 10वां है। दोनों हाथों के तलों को एक साथ जमीन पर रखें और दोनों कोहनी को नाभि के पास लगाकर दंड के समान शरीर को धारण कर ऊपर उठा लें। इस आसन को मयूरासन कहते हैं। अन्य आसनों के अभ्यास से नाड़ी समूह के मुलायम होने पर ही इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। हाथ के कठोर होने पर मयूरासन का अभ्यास करने से उदर में दर्द होने लगता है और वह बढ़कर आंत में शोध उत्पन्न करके नाना रोगों को पैदा करता है। इस आसन से गुल्म, उदर रोग, त्वचा दोष, कटिवात, कफ वृद्धि, कास, श्वास आदि रोग दूर होते हैं। बस्त क्रिया करने के पूर्व 5-7 मिनट तक इस आसन का कर लेना बहुत ही हितकर होता है। 13वां है शीर्षासन। पहले जमीन पर एक मुलायम गोल लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उस पर अपने मस्तक को रखें। फिर दोनों हाथों के तलों को मस्तक के पीछे लगाकर शरीर को उल्टा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दें। इसे शीर्षासन कहते हैं। इसमें सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, अतः इसे विपरीत करनी मुद्रा भी कहते हैं। कोई कोई शीर्षासन को कपाली नाम से भी पुकारते हैं। इस आसन को पहले 1-2 मिनट करें। उसके लिए शास्त्रकारों ने इस आसन का अभ्यास बढ़ाकर 3 घंटे करने को कहा है। जो बलवान और युवा हो फिर बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा तक कर लें। जिस साधक के शरीर में त्रिधातु सम हो, परंतु यह अवधि जिज्ञासियों के लिए ही है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए 1 घंटे से अधिक यह आसन करना ठीक नहीं होगा। इस आसन में पैरों की ओर से रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर होने लगता है, इसलिए इस आसन की क्रिया समाप्त होने पर आधा घंटे तक शवासन करना चाहिए, जिससे रक्त की गति सम हो जाएगी। इस प्रकार के रक्त के आवागमन से रक्ताभिसरण की क्रिया बलवान होती है, मल दोष नष्ट होता है। प्राण तत्व सुषुम्ना के द्वारा मूलाधार चक्र की ओर जाने के लिए प्रयत्न करता है और पुनः रक्ताभिसरण के द्वारा मस्तिष्क में जाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार बिना प्राणायाम के ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, नाद जोर से उठने लगता है और मन को एकाग्रता प्राप्त होती है। इस आसन का 3 घंटे तक नियम पूर्वक 6 मास पर्यंत अभ्यास करने से वात दोष उत्पन्न सब रोग, ज्वर, काश, श्वास, उदर रोग, कटिवात, अर्धांग, उरुस्तंभ, प्रखंड वृद्धि, नाड़ी व्रण, भगंदर, कुष्ठ, पांडु, कामला, प्रमेय, आंत वृद्धि आदि रोग दूर हो जाते हैं। परंतु इस आसन का अभ्यास करते हुए घृत और दूध का पर्याप्त सेवन करना चाहिए, अन्यथा इस विपरीत करनी मुद्रा से विपरीत ही फल की प्राप्ति होती है। जिनका मस्तिष्क निर्बल और उष्ण रहता है, नेत्र सदा लाल रहते हैं, उन्हें उरा छत, क्षय, हृदय की गति वृद्धि, नवज्वर, श्वास रोग का तीक्ष्ण प्रकोप, ऊर्ध्व रक्त, बमन, हिक्का, उन्माद, निद्रानाद आदि रोग हो, उन्हें शीर्षासन बहुत ही हानिकारक होता है। शीर्षासन का अभ्यास प्रातः काल भोजन करने के पहले ही करना चाहिए। भोजन के पश्चात या रात्रि में इसका अभ्यास करना हानिकारक होता है। प्रातः काल भी एक समय 2 बार अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस आसन में मस्तिष्क बहुत तप जाता है, इसलिए सात्विक आहार द्वारा मस्तिष्क की उष्णता को दूर करना चाहिए। इस आसन के करने के बाद आधा घंटे तक विश्राम करना चाहिए। तुरंत ही मुंह हाथ धोना, शीतल जल से स्नान करना, खुली वायु में घूमना बहुत ही हानिकारक होता है। केवल शवासन में लेटकर नादानुसंधान करना चाहिए। शौच जाने से पहले और स्नान के बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिए।
प्राणायाम के अभ्यास के बाद भी शीर्षासन हानिकर होता है। हाँ, शीर्षासन के पहले अन्य आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। आसनों के पश्चात शवासन अंत में अवश्य करें। इसका विवरण हमने पूर्व वीडियो लिंक में दे रखा हुआ है, उसे जाकर के उस लिंक पर देख लें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।